हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास वो कौन था का पार्ट 11। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। देवराज चौहान ने खार के तीसरे रास्ते पर जाने के लिए कार आगे बढ़ा दी। वो देखना चाहता था कि डेविड ब्राउन के उस बंगले पर कौन रह रहा है। अब सुनैना रह रही है तो उससे पता चल सकता था। सुनैना रह रही है तो उससे पता चल सकता था डेविड ब्राउन के बारे में। अगर कोई और रह रहा हो तो उससे भी कुछ जानकारी तो मिल ही सकती थी। कम से कम ये तो पता लग ही सकता था कि वो किस अधिकार से बंगले में रह रहा है। खरीदा है तो किससे खरीदा है। ये भी संभव था कि बंगला खाली पड़ा हो। कार ड्राइव करते देवराज चौहान की निगाह पीछे देखे जाने वाले शीशों पर बार बार जा रही थी कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। बैक व्यू से पीछे का दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा था। वाहन कारें दिख रही थी। 10 मिनट बाद देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उसे लगा कि काले रंग की एक कार उसके पीछे हो सकती है। हालांकि वो कार पीछे की 2 कारों से पीछे थी, लेकिन वो जिधर कार मोड़ता काले रंग की कार उधर ही मुड़ जाती थी। ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन मन में शक आया तो उसे क्लियर कर लेना जरूरी था। देवराज चौहान ने अगले मोड़ से कार को बाएं मोड़ दिया। शीशे के द्वारा नजरें पीछे ही थी। वो काली कार भी बाएं मुड़ गई। देवराज चौहान को यकीन होने लगा कि काली कार उसके ही पीछे है। परंतु पूरी तसल्ली करने के लिए कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने एक पान की दुकान के सामने कार रोकी और उतरकर दुकान पर जाकर सिगरेट का पैकेट लिया और वापस कार में आ बैठा। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान ना छूटी थी। काली कार काफ़ी पीछे ही रुक गई थी। स्पष्ट था कि वो कार उसका पीछा कर रही थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कार आगे बढ़ा दी। अब खार की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। पहले पीछा करने वाले को देखना था। मन ही मन देवराज चौहान ने सोचा कि अगर पीछा करने वाला उसके हाथ आ जाता है तो उससे काफ़ी कुछ पता चल सकेगा। उसके लिए उसे किसी सुनसान जगह पर जाने की जरूरत थी। शीशे द्वारा देवराज चौहान ने कार चलाने वाले की सूरत देखने की चेष्टा की, परंतु काली कार करीब 80 फीट पीछे थी। ऊपर से सड़क किनारे मौजूद पेड़ों की छाया की परछाई काली कार के शीशे पर पड़ रही थी। ऐसे में कार के भीतर कुछ नहीं दिख पाया। काली कार उसकी कार से काफ़ी पीछे रहकर पीछा कर रही थी। वो पास नहीं आ रही थी। रह रहकर बीच में अन्य वाहन आ जाते थे। देवराज चौहान सोच चुका था कि उसे कहाँ जाना है। वो कार को आगे बढ़ाता रहा। काली कार पीछे लगी रही। देवराज चौहान जानता था कि पीछा करने वाला जो भी था उसका जगमोहन के लापता होने से वास्ता जरूर है। करीब आधा घंटा इसी तरह पीछा होता रहा। देवराज चौहान उस इलाके में पहुंच चुका था जहां बहुत कम ट्रैफिक होता था और आगे जाकर जंगल जैसी जगह थी जहां घने और गहरे पेड़ भी थे। वो जगह बेहतर थी पीछे आने वाले से निपटने के लिए। 5 मिनट बाद देवराज चौहान ने कार को सड़क किनारे रोका और फुर्ती से उतरकर बाईं तरफ बने जंगल में प्रवेश करता चला गया। 2 मिनट बाद ही वो पेड़ की ओर से खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। तभी उसकी कार के पीछे काली कार आ रुकी। देवराज चौहान देखता रहा। कार के शीशे काले होने की वजह से भीतर कुछ नहीं दिख रहा था। तभी देवराज चौहान ने ड्राइविंग डोर खुलते देखा। जो व्यक्ति बाहर निकला उसे देखकर देवराज चौहान के शरीर में तनाव उठ खड़ा हुआ। वो चांदी के दांत वाला हत्यारा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लेने के पश्चात जंगल की तरफ आने लगा। देवराज चौहान ने खुद को पूरी तरह पेड़ के तने की ओट में छिपा लिया। देवराज चौहान जानता था कि इस इंसान में भरपूर ताकत है। इसका हाथों से मुकाबला करना आसान नहीं है। 2 बार पहले भी देवराज चौहान से टकरा चुका था, परंतु तब देवराज चौहान इससे टकराने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब इस पर काबू पाने की सोच चुका था देवराज चौहान। देवराज चौहान चाहता तो इस वक्त उसे आसानी से शूट कर सकता था, पर शूट करने का कोई फायदा नहीं होना था। ये उसे कई बातें बता सकता था, हालातों से वाकिफ करा सकता था।
जगमोहन के बारे में बता सकता था, क्या चल रहा है वो बता सकता था, उसे सारे मामले की जानकारी दे सकता था। ऐसे इंसान का जिंदा रहना जरूरी था। तब तक तो जरूरी था जब तक उसके सवालों के जवाब नहीं दे देता। देवराज चौहान इसका मुकाबला करने का मन बना चुका था, परंतु उसके बाएं हाथ में रिवॉल्वर थी। वो सीधे सीधे उसे शूट करने का इरादा रखता था। देवराज चौहान पूरी तरह पेड़ के तने के पीछे था और बेहद सतर्क था। वो जानता था कि उसकी जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। ये आदमी बेहद सतर्क रहने वाला था, क्रूर था और फुर्तीला था, ताकतवर था। इसका मुकाबला करना मेहनत का काम था। देवराज चौहान ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। गोली चलाने की जरूरत भी पड़ सकती थी। देवराज चौहान के कानों में कदमों की सरसराहट पड़ी। वो पास आ चुका था। देवराज चौहान ने पेट के तने से पीठ सटाकर सांसें रोक ली। अब कदमों की सरसराहट नहीं आ रही थी। शायद वो अपनी जगह रुका। आसपास देखता सोच रहा होगा कि देवराज चौहान कहाँ हो सकता है। देवराज चौहान अभी तक अपनी सांसें रोके था, किसी आहट के सुनने के इंतजार में था। आहट पुनः सुनाई दी। वो फिर आगे बढ़ने लगा था। अब आहट बेहद करीब से पेड़ के पीछे से आ रही थी। तो क्या उसे पता चल गया है कि वो इस पेड़ के पीछे है? उसने उसकी झलक पाली है क्या? तभी देवराज चौहान को दाईं तरफ 2 कदम दूर रिवॉल्वर थामे हाथ की झलक मिली। देवराज चौहान के होठ भिज गए। वो चाहकर भी हाथ में दबी रिवॉल्वर से उसके रिवॉल्वर वाले हाथ का निशाना नहीं ले सकता था, क्योंकि वो बेहद करीब था, फायर करने की पोजीशन में था। जबकि उसे गोली चलाने से पहले थोड़ी हरकत करनी पड़ती, हिलना पड़ता, और इतने में ही उसे उसकी स्थिति का पता चल जाना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जाहिर था कि उसे पता था कि वो पास ही में कहीं छिपा है। चंद पलों में ही दोनों ने सामने होना था। उसने 1 या 2 कदम और उठाने थे कि तभी उसने 1 कदम और आगे बढ़ाया। अब वक्त नहीं था। देवराज चौहान ने उसी पल फुर्ती से घूमते हुए जूते की ठोकर वेग के साथ उसके रिवॉल्वर वाले कलाई पर दे मारी। चांदी के दांत वाले को भी पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, परंतु उसे इतना वक्त नहीं मिला था कि संभल पाता। ठोकर रिवॉल्वर वाले हाथ पर जबरदस्त ढंग से पड़ी थी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर कहीं दूर चली गई। देवराज चौहान ने अपने हाथ में दबी रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया कि तभी उसका स्टील के गुस्से वाला दायां हाथ घूम चुका था, जो कि देवराज चौहान के रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ा। देवराज चौहान का हाथ पीड़ा से झंझना गया। रिवॉल्वर हाथ से निकल गई। देवराज चौहान तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। चांदी के दांत वाला उसे देखते हुए खतरनाक भाव से मुस्कुरा पड़ा। इससे उसका चांदी का पूरा दांत चमक उठा। उसकी आंखों में क्रूरता के भाव दिख रहे थे। वो जरा भी तनाव में नहीं था। देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर को देखा, जो कि 6-7 कदम दूर पड़ी थी। उसकी नज़रों को पहचानकर चांदी के दांत वाला देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान धीमे धीमे कदम पीछे हटने लगा। नजरें उस पर थी। मुझे पता था कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, चांदी के दांत वाला सरसराते स्वर में कह उठा। इस पर भी तुम इस जगह पर आ गए। मुझे अच्छा लगा। तुम्हें मारने में आसानी होगी। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। तुमने बहुत नुकसान कर दिया। कैसा नुकसान? देवराज चौहान पीछे हटते हुए बोला। तुम्हारी वजह से पावड़े को मारना पड़ा। फिर तुमने गुलाम, जोएल और बलसार को मार दिया। ये नुकसान नहीं तो और क्या है? लंबी कोशिश के बाद सोनू सावंत के साथ होने वाली मीटिंग टालनी पड़ी। वो पुनः बोला। ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ। देवराज चौहान ने कहा। तुम मरने जा रहे हो। ऊपर जाकर जोएल, बलसार से पूछना, वो बता देंगे। तुम क्यों नहीं बताते? बातें बताना मेरे काम का हिस्सा नहीं। मेरा काम तुम जैसों की हत्या करना है। तुम डेविड ब्राउन के लिए काम करते हो। डेविड ब्राउन के नाम पर उसके माथे पर बल पड़े, फिर गायब हो गए। नहीं, मैं डेविड ब्राउन के लिए काम नहीं करता।
डेविड ब्राउन का इस मामले से क्या वास्ता है? पीछे होता देवराज चौहान एकाएक लड़खड़ाया। पीछे झाड़ियाँ थी। संभल नहीं सका और बुरी तरह लड़खड़ाते हुए झाड़ियों में जा गिरा। परंतु नजरें चांदी के दांत वाले पर ही थी। उसे गिरते पाकर उसने उस पर छलांग लगा दी तो देवराज चौहान ने झाड़ियों की चुभन की पीड़ा को भूलकर दोनों टांगे तुरंत एक साथ ऊपर उठा दी। चांदी के दांत वाला उसके जूते से आ टकराया। छाती जूतों पर लगी। इसके साथ ही देवराज चौहान की टांगे एक तरफ घूमी तो चांदी के दांत वाला भी उधर गिरकर जमीन पर लुढ़कता चला गया। देवराज चौहान बिजली की सी गति से उठा और उस तरफ दौड़ा जहां रिवॉल्वर गिरी थी। जल्दी ही वो रिवॉल्वर के पास था और झुककर रिवॉल्वर उठाने जा रहा था कि उसके कूलों पर जबरदस्त ठोकर पड़ी। देवराज चौहान बुरी तरह आगे को लुढ़कता चला गया। 6-7 कदम आगे आकर संभला और तुरंत उठकर खड़ा हुआ। अब उसकी रिवॉल्वर चांदी के दांत वाले के हाथ में दबी नजर आ रही थी। देवराज चौहान सतर्क हो गया। यहाँ तुम हो, मैं हूँ, हमारे बीच रिवॉल्वर की जरूरत नहीं, मुझे हाथों से मारने में मज़ा आता है, कहकर उसने रिवॉल्वर को दूर फेंक दिया। तुम पछता तो रहे होगे कि इस सुनसान जगह पर क्यों आ गए? जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। फिर बोला, मुझे जानते हो, डकैती मास्टर देवराज चौहान हो तुम। होंगे, मेरी नज़रों में तुम मामूली हो, कहकर वो पुनः आगे बढ़ा। देवराज चौहान एकाएक उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने फौरन दोनों हाथ आगे किए देवराज चौहान को पकड़ने के लिए। एक हाथ की उल्टी तरफ स्टील लिपटा था, जबकि देवराज चौहान का इरादा उसके पेट में सिर मारकर उसके पैर उखाड़कर उसे गिरा देने का था। परंतु स्टील वाला हाथ आगे आ जाने से वो गड़बड़ा गया। अब वो हाथ आगे था और उसके सिर या गर्दन में लगने वाला था। जबरदस्त चोट लगनी थी उसे। तभी देवराज चौहान ने अपनी दिशा बदल दी और वो एक तरफ जमीन पर गिरता चला गया। ये सब चंद पलों में ही हो गया। चांदी के दांत वाला उसकी तरफ घूमा। देवराज चौहान तब तक खड़ा हो चुका था। तुम इतने बहादुर नहीं हो, देवराज चौहान बोला। बहादुर होते तो हाथ पर स्टील बांधे नहीं फिरते। तुम्हारी बात सुनकर मैं इसे हटाने वाला नहीं, उसने कहा और देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। उसी पल देवराज चौहान उछला और उसकी दोनों टांगें उसकी छाती पर पड़ी। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और 3-4 कदम पीछे हट गया। इस वार के साथ देवराज चौहान ने खुद को खड़े कर लिया था। वो जानता था कि उसकी पकड़ में आने में बहुत खतरा है, उसकी बाहों में दम है और फिर उसे छोड़ने वाला नहीं। इससे निपटने के उपाय देवराज चौहान के मस्तिष्क में उभर रहे थे। तभी वो अपना स्टील वाला हाथ हवा में हिलाता बोला, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सही कहा, तुम्हारे शरीर में ताकत बहुत है, मैं पिछली बार पहचान गया था, देवराज चौहान ने कहा। उसकी निगाह आसपास घूम रही थी, जैसे किसी चीज को तलाश कर रही हो। अगर तुम शुरू में मेरी बात मानकर इस मामले से पीछे हट जाते तो तुम्हारे लिए ठीक रहता। देवराज चौहान तुरंत एक तरफ बढ़ गया। चांदी के दांत वाला सतर्क हो उठा। देवराज चौहान एक 6 फीट ऊंची झाड़ी के पास पहुंचा, जो कि फैली हुई थी। उसकी पतली लंबी टहनियाँ 4-5 फीट लंबी थी। चांदी के दांत वाले से सतर्क देवराज चौहान ने चुनकर झाड़ी की एक टहनी तोड़ी और उस पर से पत्ते हटाकर उसे अच्छी तरह देखा। वो ताजी थी, हरी थी, इतनी मुलायम थी कि उसे आसानी से किसी डोरी की तरफ मोड़ा जा सकता था और डोरी की तरह ही मजबूत थी। चांदी के दांत वाला उसे आंखें सुकोड़े देख रहा था। देवराज चौहान ने आधा इंच से आधा व्यास वाली टहनी को थामे चांदी वाले को देखा। मैंने ये बात कई बार देखी है कि जब इंसान मौत के करीब होता है तो अजीब अजीब ना समझ में आने वाली हरकतें करने लगता है। तुम्हारा अंदाज भी कुछ ऐसा है, चांदी के दांत वाला बोला। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। एकाएक चांदी के दांत वाला तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और फिर छलांग लगा दी। इस बार देवराज चौहान ने उसकी झपट से बचने की खास चेष्टा नहीं की। चांदी के दांत वाला उसे टकराया तो गिरने से पहले ही
उसकी बाईं बाँ और खुद को गिरने से बचाया। तब तक चांदी के दांत वाले की दूसरी बाँ देवराज चौहान की कमर से लिपट चुकी थी, परंतु वो टहनी अभी तक देवराज चौहान के हाथ में थी। देवराज चौहान ने उसी पल जोरों से घूसा उसकी आंख पर मारा। वो बुरी तरह बिलबिला उठा, तड़पा। पकड़ ढीली हुई देवराज चौहान ने दोबारा घूसा उसकी आंख पर मारा। वो चीख उठा। गुस्से में वो पागल हो गया और स्टील के हाथ वाला गुस्सा देवराज चौहान के सिर पर दे मारा। देवराज चौहान की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। बेपनाह दर्द सिर में हुआ। लंबे पलों तक स्पष्ट कुछ नहीं दिखा। फिर उसे कानों के दोनों तरफ गीला गीला महसूस हुआ, जैसे सिर से बहकर लकीर नीचे की तरफ आ रही हो। वो खून था। सिर फट सा गया था स्टील के घूंसे से। वो अभी तक चांदी के दांत वाले की पकड़ में था। टांगें कुछ मुड़ रही थी, परंतु उसने उसे गिरने नहीं दिया। चांदी के दांत वाले की आंख सूजकर फूल गई थी, लाल हो गई थी आंख। स्पष्ट था कि तकलीफ तो उसको भी बहुत हो रही होगी, परंतु वो अपने पर काबू पाए हुए था। देवराज चौहान को पुनः दिखना शुरू हो गया। लाल पीले तारे गायब हो गए थे। कानों के पास खून और सिर के घाव को महसूस किया। सिर की चोट में दर्द उठने लगा था। वो अभी तक उसकी पकड़ में था। देवराज चौहान को सबसे पहले टहनी दिखी, जो अभी तक उसके हाथ में थी। एकाएक उसने देवराज चौहान को छोड़ा तो देवराज चौहान जमीन पर जा गिरा। गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सिर चकरा रहा था। उसी पल उसकी जोरदार ठोकर पेट में पड़ी। देवराज चौहान चीख उठा। आंखें पूरी खुल गई। नीचे पड़े उसको देखा। वो इस वक्त हैवान की तरह लग रहा था। देवराज चौहान ने पुनः उसकी ठोकर हवा में घूमती देखी। उसी क्षण देवराज चौहान ने हवा में लहराता उसका जूता पकड़ा और पीछे को धक्का दिया। चांदी के दांत वाला अपना बैलेंस न संभाल पाया और लड़खड़ाकर पीछे को जा गिरा। देवराज चौहान सब कुछ भूलकर उस पर बाज की तरफ झपटा। नीचे गिरते ही उसने तुरंत खड़े होने की चेष्टा की कि तभी उसके पीछे पहुंच चुके देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी पतली सी मुलायम टहनी को डोरी की तरह इस्तेमाल किया और उसके गले में डालकर दोनों हाथों से पीछे की तरफ खींचने में पूरी ताकत लगा ली। देवराज चौहान का चेहरा सुर्ख हो उठा। चांदी के दांत वाला तड़प उठा। उसका चेहरा भी दम घुटने से लाल होने लगा। उसने हाथ से गले में लिपटी टहनी को अलग करना चाहा, लेकिन वो गले में दबी होने के कारण हाथ नहीं आ सकी। देवराज चौहान ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। चांदी के दांत वाले ने पीछे मौजूद देवराज चौहान को पकड़ना चाहा, परंतु सफल नहीं हुआ। उसने देवराज चौहान के हाथों को जुदा करना चाहा, लेकिन चेष्टा में कामयाब नहीं हो सका। टहनी रूपी डोरी का दबाव इस हद तक बढ़ चुका था कि अब दम घुटने लगा था। चांदी के दांत वाला तड़प उठा। तभी उसके हाथ में पीछे से अपने ऊपर झुके देवराज चौहान के सिर के बाल आ गए, तो उसने बालों को खींच लिया। देवराज चौहान के सिर में तीव्र पीड़ा उठी। वो उसके कंधे से टकराता आगे को जा गिरा। चांदी के दांत वाला लंबी लंबी सांसें लेने लगा, अपने गले पर हाथ फेर रहा था। देवराज चौहान फौरन उठकर कुछ दूर हो गया। उसका चेहरा खून से भरा पड़ा था। स्टील के घूंसे ने सिर पर घाव बना दिया था, जहां से खून रिसा था, लेकिन अब बंद हो चुका था। अब चांदी के दांत वाले की मौत भरी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी थी। उसकी एक आंख सूजकर लाल हो चुकी थी। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ, देवराज चौहान की तरफ लपका। देवराज चौहान उस पर झपट पड़ा। उसने स्टील वाला गुस्सा हवा में चलाया, परंतु दोनों के करीब आ जाने की वजह से गुस्सा ज़्यादा काम का साबित नहीं हो सका। सिर में चोट लगी होने की वजह से देवराज चौहान को रह रहकर चक्कर आ रहा था। तभी देवराज चौहान के हाथ उसकी बाईं कलाई आ गई, तो देवराज चौहान दोनों हाथों से उसकी कलाई थामे घूमता चला गया। पास पतला सा पेड़ था, जिसके तने से कलाई टकराई और घूम गई। कड़क हड्डी टूटने की आवाज़ उभरी। चांदी के दांत वाला गला फाड़कर चीख उठा। उसकी कलाई की हड्डी टूट गई थी। देवराज चौहान फौरन पीछे हटता चला गया। उसकी भी हालत ठीक नहीं थी।
उसे लग रहा था कि अभी चकराकर नीचे गिर पड़ेगा। सिर में बहुत दर्द था, जख्म था, कभी कभी आंखों से भी धुंधला सा नजर आने लगता। ऐसी स्थिति में खुद को संभाल पाना कठिन था, मुकाबला करने की बात तो दूर थी। इस हाल में ये बात भी उसके मन में बार बार आ रही थी कि चांदी के दांत वाले व्यक्ति की कलाई टूट चुकी है। उसके पास बेहतर मौका है इस वक्त उसे खत्म करने का, परंतु चकराता सिर उसको किसी काबिल नहीं छोड़ रहा था। लड़खड़ाते हुए देवराज चौहान दूर नजर आ रही अपनी कार की तरफ चल पड़ा, जो कि सड़क किनारे खड़ी थी। बीच में कई बार लगा कि गिर जाएगा, परंतु संभला रहा और अपनी कार तक पहुंच गया। किसी प्रकार कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट की। तभी पीड़ा से अधखुली निगाह जंगल की तरफ गई। चांदी के दांत वाला दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा था। उसका बायां हाथ कलाई से टेढ़ा होकर लटका हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव दिख रहे थे। वो दाएं हाथ का स्टील वाला गुस्सा हवा में लहराते उसे रुकने को कह रहा था। जैसे तैसे देवराज चौहान ने 4-5 किलोमीटर तक कार चलाई, फिर कार को सड़क किनारे ले जाकर रोका। चक्कर आ रही थी, कार चला पाना संभव नहीं था। मोबाइल निकालकर देवराज चौहान ने विक्रम साठे का नंबर मिलाया, फोन कान से लगाया। तभी साठे की आवाज़ कानों में पड़ी। डेविड ब्राउन के बारे में पता करने में लगा। साठे? देवराज चौहान गहरी सांस लेकर थमी आवाज़ में बोला, मैं घायल हूँ, मेरे सिर में चोट लगी। तुम कहाँ हो, बताओ मुझे, उधर से साठे ने तेज स्वर में कहा। देवराज चौहान ने बताया वो कहाँ है। फिर फोन बंद करके सिर स्टीयरिंग पर रख दिया। देवराज चौहान की आंखें खुली तो कई पलों तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। ड्रिप लगी हुई थी, दिमाग पर दवाओं का असर चढ़ा हुआ था, आंखें भी पूरी तरह नहीं खुल पा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका सिर और चेहरा बैंडेज से ढका हुआ है। चेहरे पर बैंडेज का कसाव महसूस हुआ। अधखुली आंखें इधर उधर घुमाई तो उसे सफ़ेद कपड़ों में नर्स दिखी, जो पास की कुर्सी पर बैठी नींद के झोंके ले रही थी। ड्रिप के स्टैंड को देखा, उसके बाद बाईं तरफ लंबे स्टूल पर सोए किसी को देखा। वो विक्रम साठे था। देवराज चौहान फौरन पहचान गया। तभी देवराज चौहान के मस्तिष्क में चांदी के दांत वाले का चेहरा चमका। उसे याद आया कि जब वो कार में आ बैठा था तो वो टूटी कलाई लटकाए उसकी तरफ चेहरे पर पीड़ा समेटे भागता आ रहा था। उसे रुकने का इशारा कर रहा था, उसकी जान ले लेना चाहता था, परंतु उसने कार आगे बढ़ा दी थी। देवराज चौहान के सिर के घाव की वजह से ऐसा बुरा हाल हो गया था कि होश को काबू में रखना मुमकिन नहीं रहा था। साठे को फ़ोन करने के बाद उसे कुछ होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। पूरी तरह होश गंवा बैठा था। देवराज चौहान ने हाथ से अपना पट्टियों से भरा चेहरा टटोला, फिर सिर को छुआ, जहाँ पर टोप के बाती पट्टियाँ सिर पर चढ़ी हुई थी। देवराज चौहान सोचता रहा। जगमोहन की याद आई कि वो जाने किस हाल में कहाँ पर रह रहा होगा। वो तब डेविड ब्राउन के उस बंगले पर जा रहा था, जहाँ लापता होने या अंडरग्राउंड होने से पहले डेविड ब्राउन रहा करता था, कि चांदी के दांत वाले को अपना पीछा करते पाया। वो सच में ताकतवर है। उसके वार घातक थे और दूसरे के वार उस पर खास असर नहीं करते थे। वो सफल हत्यारा था। उसका स्टील वाला गुस्सा जबरदस्त हथियार था। कनपटी पर पड़े तो सामने वाले का काम एक ही गुस्से में हो सकता था। उसके सिर की हालत भी स्टील के एक गुस्से से हो गई थी। हथेली के उल्टी तरफ सोच समझकर स्टील मड़ा हुआ था। देवराज चौहान जानता था कि अभी उसका पीछा नहीं छूटा, वो फिर किसी मोड़ पर सामने आ जाएगा। वो उसे हर हाल में मार देना चाहता है। जाने वो कौन है जिसके आदेशों का वो पालन कर रहा है। अभी तक हालातों का रुख देवराज चौहान के सामने क्लियर नहीं था। जिसके पास जगमोहन का फोन था, वो भी रहस्य से भरी बातें कर रहा था, स्पष्ट कुछ नहीं बताया था। वो भी किसी के कहने पर ही जगमोहन का फ़ोन खोलता या बंद करता था, किसी के कहने पर ही उसे मैसेज देता था। उतना ही कहता था जितना कि उसे पीछे से कहा जाता था, और किसके कहने पर वो ये सब बातें कर रहा था उसके बारे में बताने को तैयार नहीं था।
कुछ तो तगड़ा चल रहा था जिसकी उसे खबर नहीं थी। कुछ तो गंभीर बात है जिसकी वजह से किसी ने जगमोहन को पकड़ के रखा है। क्या वो किसी डेविड ब्राउन है? इन सवालों के जवाब पाने में देवराज चौहान को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ रही थी, परंतु जवाब उससे दूर थे, बल्कि उसे रास्ते से हटाने की चेष्टा की जा रही थी। मामला गंभीर हो चुका था। गजानन पाटिल से मामले के बारे में जाना जा सकता था, परंतु उसकी उससे मुलाकात रहस्य के घेरे में थी। अपने गनमैनों की निगाह से बचकर उसकी जेब में मैसेज का कागज़ डालना बहुत कुछ कह जाता था। कागज़ में उसने स्पष्ट लिखा था कि दोबारा उससे या सोनू सावंत के पास जाने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। गजानन पाटिल ने भी डेविड ब्राउन को तलाश करने को कहा था। सब सोचे देवराज चौहान के मस्तिष्क में गुड़मुड़ होने लगी। आंखें भारी हो गई। उसने करवट ली तो नर्स को उसके होश में आने का पता चला। वो फौरन पास पहुंची। होश आ गया आपको? देवराज चौहान ने नर्स को देखा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नर्स ने पूछा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप यहाँ सुरक्षित हैं, नर्स बोली। ये साहब आपको यहाँ लाए थे और ये नर्सिंग होम है। डॉक्टर साहब इन साहब को जानते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि होश आने पर आप ठीक महसूस करेंगे। मेरे सिर को क्या हुआ है? सिर के बीचों बीच गहरी चोट आई है। सिर फट गया है। आप किस्मत वाले हैं कि बच गए। अगर घाव थोड़ा सा गहरा होता तो आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता था। ऐसा होना घातक भी रहता, नर्स ने बताया। मतलब कि अब कोई खतरा नहीं? नहीं। भूख लग रही है, खाने को कुछ मिलेगा? इस वक्त तो कॉफ़ी और बिस्किट ही मिल सकते हैं। थोड़ा सा ही चाहिए, देवराज चौहान बोला। मुझे तकियों के सहारे बिठा दो। देवराज चौहान को बिठाने के बाद नर्स जाने लगी तो देवराज चौहान ने पूछा, वक्त क्या हुआ है? सुबह के 4 बज रहे हैं, कहकर नर्स बाहर निकल गई। विक्रम साठे 45 बरस का मध्यम कद काठी का सेहतमंद पक्के रंग वाला व्यक्ति था। पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड के धंधों में ही बीती थी। छोटे छोटे काम करके अपना काम चलाता रहा था और अब भी इसी तरह जिंदगी बिता रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन से पुरानी पहचान थी। साठे को जब भी रुपए पैसे की जरूरत होती तो मांग लेता था और बाद में आराम से पैसा होने पर वापस कर देता था। जरूरत पड़ती तो किसी छोटे काम में देवराज चौहान या जगमोहन उसकी सहायता ले लिया करते थे। विक्रम साठे से देवराज चौहान के संबंध काफ़ी अच्छे थे। कॉफ़ी और बिस्किट खाने के बाद देवराज चौहान ने 4 घंटों की नींद और ली। जब 8 बजे आंखें खुली तो विक्रम साठे को नर्स वाली कुर्सी पर बैठ के समीप ही बैठे पाया। नर्स वहाँ नहीं थी। बढ़िया लग रहे हो देवराज चौहान भाई, बढ़िया लग रहे हो देवराज चौहान भाई, साठे मुस्कुराकर कह उठा। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। तुमने कल मुझे ढूंढ लिया था, देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम्हारी कार सड़क के किनारे खड़ी देख ली थी। तुम्हें फ़ोन करता रहा पर तुमने कॉल रिसीव नहीं की। तुम्हारे पास पहुंचा तो देखा तुम बुरी तरह घायल हो और बेहोश हो। साठे के स्वर में गंभीरता आ गई। ये अच्छा हुआ कि तुमने बेहोश होने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया, वरना किसी ने तुम्हारी ये हालत देखकर पुलिस को फ़ोन कर देना था और इस वक्त तुम पुलिस के घेरे में होते। मैं तुम्हें अपनी कार में डालकर सीधा यहाँ लाया। डॉक्टर अपना है, अब सब ठीक है। अगर सिर का जख्म कुछ गहरा होता तो तुम्हारा काम हो गया होता। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मामला क्या है? तुम क्या काम कर रहे हो? विक्रम साठे की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। कुछ क्षण चुप रहकर देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, 2.5 हफ्ते पहले मैं मलेशिया गया था। मेरे पीछे से जगमोहन किसी की सहायता के खातिर एक 14 साल की लड़की को ढूंढने का काम कर रहा था कि वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया मतलब लापता हो गया। ओहो, तब से जगमोहन को ढूंढ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। नहीं मिला? नहीं। इस मामले में कौन लोग हैं? उससे पूछा होगा जिसके लिए जगमोहन काम कर। मैं नहीं जान पाया कि जगमोहन किसके लिए काम कर रहा था।
देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ये मामला इस हद तक उलझ चुका है कि मुझे लगता है कि जगमोहन ने किसी बड़े मामले में हाथ डाल दिया था, जिसका एहसास उसे तब हुआ होगा जब वो फंस गया होगा। 14 साल की लड़की को ढूंढने का मामला बड़ा कैसे हो सकता है? साठे बोला। मेरी हालत देखकर भी नहीं समझ रहे। मैं जगमोहन को ढूंढ रहा हूँ और मुझे रोका जा रहा है। यहाँ तक कि मेरी हत्या करने की बार बार कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है ऐसा? विक्रम साठे के माथे पर बल दिखने लगे। ये जानने के लिए तुम्हें अब तक का सारा मामला समझाना होगा, देवराज चौहान ने कहा। मुझे बताओ, 1 मिनट, क्या जगमोहन सही सलामत तो है? लगता तो है कि वो ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। मेरा फ़ोन किधर है? विक्रम साठे ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उसे दिया। तुम्हारा फ़ोन? सोहनलाल का कोई फ़ोन आया? देवराज चौहान ने पूछा। मेरे फ़ोन पर? नहीं, मैंने उसे किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। देवराज चौहान सोहनलाल का नंबर मिलाता कह उठा। इस वक्त वो इसी काम के सिलसिले में गोवा गया है। नंबर मिलाकर देवराज चौहान ने फ़ोन कान से लगा लिया। अगले ही पल उधर से अभी भी स्विच ऑफ का स्वर आने लगा। अजीब बात है, सोहनलाल इतनी देर फ़ोन बंद नहीं रख सकता। उसे पता है कि मैं फ़ोन करूँगा। ये हो क्या रहा है? मुझे बताओ, ये सारा मामला क्या है? साठे कह उठा। देवराज चौहान ने सब कुछ बताया। आधा घंटा लग गया बताने में। विक्रम साठे के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वो सोचों में डूबा टकटकी बांधे देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान की कही बातों को समझने की चेष्टा कर रहा था। गजानन पाटिल तक पहुंचने का कोई जुगाड़ है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, साठे ने इनकार में सिर हिलाया। सोनू सावंत तक? साठे ने पुनः इनकार में सिर हिला दिया। फिर बोला, ये मामला काफ़ी गहरा लग रहा है। लग नहीं रहा, गहरा है। चांदी के दांत वाले हत्यारे को जोएल और बलसार जानते थे, परंतु उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया। नहीं बताया? जोएल ने इतना ज़रूर कहा था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। कौन करेगा ऐसा? वो मुंह नहीं खोलना चाहता था और जगमोहन के बारे में उसका कहना था कि उसकी उन्हें कोई खबर नहीं। हाँ, अजीब बात है, वो चांदी के दांत वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, परंतु जगमोहन के बारे में नहीं, विक्रम साठे बोला। और वो लड़की जिसके बाल पीछे से डिजाइनरदार थे, वो जोएल बलसार उसे भी जानते थे, लेकिन उसके बारे में भी बताने को तैयार नहीं थे। ये तो परेशान करने वाला मामला है। उसका तीसरा साथी टोनी तो जिंदा है, वो अब खुले में नहीं आएगा, अंडरग्राउंड हो चुका होगा। उसे पता है कि सामने आया तो वो भी मरेगा। फिर गैंग का क्या होगा? शायद बिखर जाए, या फिर गैंग का कोई आदमी उसे संभाल ले। गैंग संभालना आसान नहीं है। जड़ें पूरी मुंबई में फैली है। एक आदमी के बस का तो ये है नहीं। गैंग के कुछ लोग मिलकर इस काम को करें तो शायद कुछ सफल हो। साठे की आवाज़ में सोच के भाव थे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। एक बात समझ से बाहर है कि सोनू सावंत का अपना वजूद है। वो अंडरवर्ल्ड किंग की कुर्सी पर बैठा है। वो सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। ऐसे में वो अपना सब कुछ गैंग के हवाले क्यों करेगा? तुमने बताया कि वो अपनी सारी ताकत गैंग को देने वाला था, खुद मैदान से हट रहा था। सोनू सावंत ऐसा क्यों करेगा? इसकी कोई वजह तो होगी, देवराज चौहान बोला। क्या? क्या पता क्या? मुझे तो ये मामला कुछ जच नहीं रहा कि ये क्या कोई मामला भी नहीं जच रहा। एक तरफ वो गैंग था जो शायद बिखर जाएगा, दूसरी तरफ सोनू सावंत और गजानन पाटिल हैं जो कि जगमोहन के बारे में जानते हैं, परंतु वो खामोश बैठे हैं। गजानन पाटिल तो स्पष्ट रूप से जगमोहन के मामले में है। तीसरे वो लोग हैं जिनके इशारे पर चांदी के दांत वाला हत्यारा मुझे मारना चाहता है। और अब डेविड ब्राउन का नाम सामने आया है कि वो जगमोहन के बारे में बता सकता है। गैंग को टोनी भी तो संभाल सकता है, वो अभी जिंदा है, साठे ने कहा। टोनी मौत के डर से खुले में नहीं आने वाला।
वो पीछे रहकर काम कर। गैंग को संभालने के लिए उसे खुले में आना जरूरी है। छिपकर गैंग के काम नहीं हो सकेंगे। सोनू सावंत या गजानन पाटिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। गजानन से मैं जब मिला तो उसे अजीब सी स्थिति में पाया। उसने अपने गनमैनों की नज़रों से छिपकर कागज़ मेरी जेब में डाला, जो कि अपने आप में बहुत अजीब बात है। देवराज चौहान ने साठे को देखा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो एक ही निकलता है कि उसे अपने आसपास किसी तरह का खतरा लग रहा। गजानन बहुत खतरनाक आदमी है और सोनू सावंत का खास आदमी है। वो किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन उस वक्त तो उसने जो किया वो तो यही दर्शाता है कि उसके हालात ठीक नहीं। उसके गनमैन मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन गजानन ने ये कहकर मुझे बाहर कर दिया कि दोबारा मैं वहाँ दिखूँ तो मुझे ख़त्म कर दिया जाए। तुमने दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की? मेरे दिल ने हाँ नहीं की कि मुझे दोबारा गजानन पाटिल के पास जाना चाहिए, जबकि वो जगमोहन के बारे में पक्की खबर दे सकता है, साठे ने कहा। देवराज चौहान ने विक्रम साठे को देखकर कहा, गजानन मुझे किसी मुसीबत में फंसा महसूस हुआ लगा। उस मुसीबत का संबंध इसी मामले से है। अगर ऐसा ना होता तो वो मेरी जेब में कागज़ चोरी छिपे नहीं डालता। दोबारा उसके पास जाकर मैं उसे या अपने को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। सोनू सावंत तक तो तुम्हारा पहुंचना आसान होगा ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं। परंतु मैं डेविड ब्राउन को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि जगमोहन की खबर वो दे सकता है। विक्रम साठे कुछ चुप रहकर गंभीर स्वर में बोला, वो लोग भी तो हैं जिनका हत्यारा तुम्हारे पीछे है, पर उन्हें मैं जानता नहीं। उनकी तलाश में मैं वक्त खराब नहीं करना चाहता। ये भी संभव है कि वो डेविड ब्राउन ही हो। मैं जगमोहन को जल्दी ढूंढ निकालना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ जगमोहन से मतलब है। अपनी हालत देख रहे हो? अब ठीक है, देवराज चौहान बोला। तुम्हारे सिर का घाव गहरा है। ऐसी हालत में तुम भागदौड़ नहीं कर सकते, पर मुझे करनी है साठे। जगमोहन की जिंदगी का सवाल है। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। वो ऐसी हालत में वो हत्यारा तुम्हारे सामने आ गया तो तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। तुम मेरे साथ रहोगे। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने बताया कि वो इतना ताकतवर है कि तुम ठीक से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैं घबरा गए। वो बात नहीं। वैसे उसे शूट करना आसान होगा, पर तुम्हारी हालत। तभी कदमों की आहट गूंजी और डॉक्टर ने नर्स के साथ भीतर प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, साठे ने मुस्कुराकर कहा। मॉर्निंग साठे साहब। अब पेशेंट की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान आभार भरे अंदाज में मुस्कुराया। आप बेहतर लग रहे हैं, डॉक्टर बोला। हाँ डॉक्टर, देवराज चौहान ने कहा। डॉक्टर नर्स की सहायता से देवराज चौहान का रूटीन चेकअप करने लगा। इस काम से निपटकर डॉक्टर ने नर्स से कहा, सुबह की दवा दी सिस्टर? अभी नहीं डॉक्टर, कुछ खिलाकर दवा दे दो। फिर डॉक्टर ने देवराज चौहान से कहा, आपके सिर में गहरी चोट थी, मांस फट गया था, 8 टाँके लगे हैं, जो कि 15 दिन बाद खोले जाएंगे। तब तक आपको आराम करना होगा। कि मुझे जाना होगा डॉक्टर, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जाना है? डॉक्टर ने अजीब से स्वर में कहा। कहाँ जाना है? कुछ काम है कि? आपको कहीं नहीं जाना है। आपको आराम की ज़रूरत है। सिस्टर आपका पूरा ख्याल रखेगी। देवराज चौहान ने विक्रम साठे को देखा। देवराज चौहान की नज़रों का मतलब समझकर साठे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मेरे दोस्त को आराम करना चाहिए, परंतु मैं बेहतर जानता हूँ कि मेरे दोस्त को इस वक्त आराम से ज़्यादा किसी काम को पूरा करने की ज़रूरत है, इसलिए इसे जाना होगा। ये ठीक नहीं होगा। अभी जख्म ताज़ा है। 1-2 दिन तो मेरा दोस्त आराम कर लेगा, पर इससे ज़्यादा नहीं, साठे ने गंभीर स्वर में कहा। जाना जरूरी है? डॉक्टर गंभीर दिखा। बहुत ज़रूरी। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। मेरा दोस्त दवा वक्त पर लेता रहेगा। आप दवा लिख दीजिए। ये कल इसी वक्त यहाँ से जाएगा। आप लोगों की मर्जी। मेरी सलाह है कि ज़्यादा भागदौड़ न करे आपका दोस्त, और सिर को गीला मत होने दे। डॉक्टर और नर्स चले गए।
देवराज चौहान ने विक्रम साठे से कहा, कल नहीं, मुझे आज जाना है यहाँ से। जल्दी मत करो, तुम्हारा आराम भी हो जाएगा और उधर मैं डेविड ब्राउन की कोई खबर पाने की चेष्टा करता हूँ। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।